हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर क्लास 10 साइंस के बचे हुए सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शन क्या है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें एनसीईआरटी से हर एक पॉइंट और हर एक लाइन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से मिलता है, तब आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एक्टिविटी 1.9 की हेल्प से हम इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.9। तो इसमें हमें जो है 3 नेल्स लेनी है और उसको सैंड पेपर से रब कर देना है। उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब, एक तो टेस्ट ट्यूब हमारा जो है वो उसको हम मान लेंगे A और दूसरे को हम मान लेंगे B। तो ये टेस्ट ट्यूब A है और ये है B। और इन दोनों में हम 10 ml जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है। ये अब हम जो है बी में, जो हमारा बी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर जो हमने 3 आयरन नेल्स ली थी, उसमें से 2 आयरन नेल्स इसमें थ्रेड की हेल्प से लगभग 20 मिनट्स तक जो है सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे या इमर्स कर देंगे। तो हमने यहां पर किसी भी तरीके से यहां पर हमने 2 आयरन नेल्स को इमर्स कर दिया यानी डुबो दिया। 20 मिनट्स के बाद इन आयरन नेल्स को हम बाहर निकालेंगे और ये जो हमने हमारी जो तीसरी आयरन नेल थी उसको हम साइड में रख लेंगे। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो हम उसके बाद देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसका कलर जो है वो किस तरीके से कैसा मतलब चेंज हो गया। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो इसका कलर जो होगा वो हो जाएगा लाइट ग्रीन हो जाएगा। और जबकि जो ए में जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर है। तो यानी कि ब्लू से सीधा लाइट ग्रीन हो गया आयरन की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अब जो आयरन जो हमने यहां से निकाली, उन आयरन को देखेंगे हम कि उनका कैसा कलर है। तो उन आयरन का कलर जो है वो हो जाएगा, उनके ऊपर कलर आ जाएगा रेडिश कलर यानी ब्राउनिश कलर। तो ये आपकी जो है वो ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी क्योंकि इस पर कॉपर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम रिएक्शन को देखते हैं कि क्या रिएक्शन हुई जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला। तो आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से और ये बनाता है फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट। यहां पर सॉल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनने लगता है और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है और वही कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर चढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए हमारा जो आयरन नेल्स है वो हमारी ब्राउन कलर की हो जाती है और ये जो फेरस सल्फेट बन रहा है इसकी वजह से ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यहां पर ये आयरन ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कॉपर जो भी मेटल
ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो वो अपने से कम मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे यहाँ पर एक और हम रिएक्शन ले लें, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आपको पता ही है कि ब्लू कलर का है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है ये कलरलेस होता है, इसको भी आप यहां पर समझ लें, ये कलरलेस होता है और प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और रिएक्शन लेते हैं लेड की, कॉपर क्लोराइड। तो यहां पर लेड जो है कॉपर को हटा देगा और बना लेगा लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये जो आपका तो लेड क्लोराइड जो सॉल्यूशन है ये भी कलरलेस होता है। तो ये हमारा जो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। और यहां पर जैसा मैंने बताया, यहां पर जो मेटल्स दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही हैं वो एक्चुअली में वो मेटल्स जो मेटल डिस्प्लेस हो रही हैं वो कम रिएक्टिव हैं और जो डिस्प्लेस कर रही हैं वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो कि एक्टिविटी 1.10 है। तो इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, यहां पर हमने बेरियम क्लोराइड लेना है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमको लेना है यहां पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 और इनको मिक्स कर देना है। जब यहां पर हम मिक्स करेंगे तो हमें एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि घुलेगा नहीं, यानी वो वाइट सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस तरीके से हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसमें क्या होगा, सोडियम जो है वो बेरियम की जगह आ जाएगा और बेरियम सोडियम के प्लेस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2NaCl और प्लस बेरियम यहां आ जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फेट। यहां पर ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका प्रेसिपिटेट है। इसकी मैकेनिज्म अगर देखें तो हम इन सभी सब्सटेंसेस को इनके आयंस में तोड़ सकते हैं। तो ये बेरियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी -1, इसलिए यहां पर 2 दिए हुए हैं, तो 2Cl-, और सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो इसको लिख लेंगे 2Na+, और सल्फेट की 2-। तो यहां बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो यहां पर 2 और 2 दोनों की है, तो सिंपल रेशियो ले लेंगे 2 1 2 2 1 2, तो ये आपका बेरियम सल्फेट, और यहां पर Na की प्लस और क्लोरीन की भी माइनस, तो ये सीधे से जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 2NaCl। अब यहां पर जो है एक्टिविटी 1.2 जो हमने स्टार्टिंग में जिसको हमने पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, समझा दिया था, लेकिन यहां पर फिर से हम उसको जो है रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो उसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया था, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। तो यहां पर K जो है वो आ जाएगा लेड की जगह और लेड आ जाएगा K की जगह पे। K की वैलेंसी होती है +1, लेड की होती है +2। तो इसीलिए यहां पर बैलेंस करने के लिए जब यहां पर हम जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो लेड जो है पोटेशियम की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Pb, और I यहां पर जो है बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहां पर आ जाएगा PbI2, क्योंकि Pb यानी कि लेड की वैलेंसी होती है 2+, आयोडीन की होती है -1, तो 1 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा, तो ये PbI2, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, और यहां पे बनेगा KNO3, तो 2K और 2NO3, तो हो जाएगा 2K
NO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी आपकी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.11। इसमें चाइना डिश में आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसे हीट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। तब आप देखेंगे कि जो कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक पॉलिश, जिस तरीके की पॉलिश होती है इस तरीके से उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली में परत जो है वो कॉपर ऑक्साइड होती है। तो इसकी रिएक्शन है जब हीट करते हैं कॉपर को तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 का मतलब यहां पर ये है कि कॉपर 2 ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि कॉपर की यहां वैलेंसी 2 होती है, 2+। तो ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है यही एक्चुअली में ब्लैक कलर का कॉपर के ऊपर जो परत चढ़ती है, जो कोटिंग चढ़ती है, वो यही कॉपर ऑक्साइड होता है। अब ये कह रहे हैं इसमें कि अगर हाइड्रोजन गैस इसी कॉपर ऑक्साइड पर यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड, जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, इस पर आप हाइड्रोजन जो है पास करा दें तो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, यानी CuO प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपकी रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, यानी कॉपर अलग हो जाता है और H2O रिमूव हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया या वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तब हम ये कहते हैं कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया या वो रिड्यूस हो गया। जैसे यहीं पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है या वो रिड्यूस्ड हो रहा है। जैसे यहां पर कॉपर जो है कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें हुआ? कॉपर ऑक्साइड में। और यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका रिडक्शन हुआ, किसमें हुआ? कॉपर में। तो इसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम एक चीज और समझ सकते हैं कि एक रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन भी होता है। जैसे इसी रिएक्शन को हम फिर से जरा समझें, CuO प्लस हाइड्रोजन, हीट, कॉपर प्लस H2O। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और रिमूव होके ये कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन जो है इससे आके ऐड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें? कॉपर में। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें? वाटर में। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे यहां पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहां जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिंक में, और यह ऑक्सीजन कार्बन से आके ऐड हो रही है तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसी तरीके से मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl इक्वल टू, इसी तरीके से मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन रहा है मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O और प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली जो रिएक्शन देखें तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है
क्लोरीन में, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में, और जबकि मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड में। तो ये हो रहा है रिड्यूस या रिडक्शन, और ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर हम यहां पर देखें, इसको आप रिडक्शन ही लिख लें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये तो हो गया इसका रिडक्शन। लेकिन यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन बन रहा है, तो यहां पर तो ऑक्सीजन जो है रिमूव, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर एक और डेफिनेशन है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो भी ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है गेन्स करता है ऑक्सीजन को या लॉस करता है हाइड्रोजन को, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। और इसके अपोजिट जो है, अगर सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन को या गेन करता है हाइड्रोजन को, तो उसका रिडक्शन होता है। तो यह आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट था। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में जो है लिख दें, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था। अब हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी की। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की जो चीज़ें होती हैं, उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग लग जाती है, और इसी तरीके से जो आपकी सिल्वर है, कॉपर है, वो भी मतलब जो है उस पर भी ब्लैक ब्लैक से या एकदम से परत सी जमने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे आयरन में रस्टिंग, रस्टिंग भी कोरोजन ही एक तरह का कोरोजन का एग्जांपल है। और जो आपका सिल्वर और कॉपर है, इसके ऊपर जो इसकी जो चमक खत्म होने लगती, वो भी कोरोजन का एग्जांपल है। तो कोरोजन जो है वो मेटल को डैमेज करते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कार की बॉडीज है, ब्रिजेस हैं, आयरन की रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें मेटल के बनी होती हैं, तो वो इन्हीं कोरोजन की वजह से ही काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हर साल जो है काफ़ी रुपया, काफ़ी पैसा इन्हीं चीज़ों पर खर्च हो जाता है। तो कोरोजन के बारे में जो इसके बारे में जो डिटेल में है वो आप चैप्टर 3 यानी मेटल एंड नॉन मेटल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर किसी भी फैट या ऑयल को जो है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो आपने देखा होगा कभी कि टेस्ट किया होगा कि जो फैट या ऑयल होता है जिसमें फूड मटेरियल्स हो और लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए, यानी तेल है, आपने यूज किया उसे और काफी समय के लिए वो जो है इसी तरीके से छोड़ दिया जाए, तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही खराब होता है, उसकी स्मेल खराब होने लगती है। तो जब फैट्स और ऑयल को जो है अब बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो आपने जो है, जो हम लोग तेल या घी वगैरह यूज करते हैं, तो उसे उसमें हम खाना पकाते हैं और उसके बाद उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं लंबे समय तक, तो उसमें से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं
और ये रैंसिड हो जाते हैं, इनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। बेसिकली जो सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ना हो, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं फूड्स में, खास तौर से वो फूड जिसमें फैट्स और ऑयल होता है। तो और एक काम और कर सकते हैं कि फूड जो होता है उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में अगर रखें, यानी कोई ऐसा डब्बा जो बहुत ही टाइटली क्लोज हो, बंद हो, तो भी ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। आपने देखा होगा हम लोग चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें देखा होगा काफी उसके अंदर जो है वो गैस भरी होती है, तो गैस एक्चुअली में उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो और उसके अंदर चिप्स वगैरह जो है वो लंबे समय तक जो है सही रहें और खाने लायक रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए सॉल्व करूंगा, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।